हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन लेबर फोर्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आपके एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वीडियोस भी बनी रहेगी, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन कि होता क्या है। फिर वो बात करेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ द वर्कर्स, कैसे कैसे कैटेगरी में उनको डिफाइन किया जाता है। फिर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स उसको डिस्कस करेंगे जो एग्जाम डायरी पूछी जाती है। फिर रहेगा एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। उन सेक्टर में कितनी कितनी लेबर काम करती है, कैसे काम करते हैं। फिर कैज़ुअल लेबर के बारे में बात करेंगे, कैज़ुअल लेबर होती क्या है और ये किस तरह से आउटपुट करती है। इसी के साथ-साथ डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन लेबर, इंडियन लेबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको डिस्कस करेंगे और लास्ट में डिस्कस करेंगे चाइल्ड लेबर के बाद। वीडियो बड़ी होने वाली है और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज़। देखिए, आईएलओ का नाम सुना होगा आपने। कब आया था ये? 1990 आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, ये ट्रीटी वगैरह याद रख लेना और आप इसका हेडक्वार्टर पता करो। हेडक्वार्टर आपको कमेंट कर दो, कमेंट नहीं करना है फिर भी पता कर लेना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। क्या आता है अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में? दो तरह कैटेगरी को काउंट किया जाता है आईएलओ की डेफिनेशन के हिसाब से। पहली क्या है? आप पेड एम्प्लॉयमेंट एंड दूसरी क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नाम से क्लियर है, पेड एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इनको और भी क्लासिक डिस्को देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद ही। पेड एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? वर्किंग फॉर एम्प्लॉयर्स विद रेगुलर कंपनसेशन। यहाँ पर वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है? रेगुलर कंपनसेशन। मतलब मैं जॉब करता हूँ किसी के अंडर और मुझे हर महीने एक सैलरी, सम ऑफ सैलरी मुझे मिल जाता है, सम अमाउंट मुझे सैलरी की तरह मिल जाता है। वो वेजेस हो सकती है, सैलरी हो सकती है, या फिर कुछ और काइंड ऑफ बेनिफिट भी हो सकता है। इसमें कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं? ऑफिस वर्कर्स आ सकते हैं, फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट आ सकते हैं और सर्विस सेक्टर्स में जो भी काम कर रहे हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, बैंकिंग में काम कर रहे हैं, या कोई टीचर है, डॉक्टर है, तो किसी पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो आ गया पेड एम्प्लॉयमेंट। भाई एक आईटी प्रोफेशनल लाइक से उसको 1000 रुपीज मिलते हैं, तो जाता है 1 महीने, उसकी वजह भी जाता है, उसका अपना सैलरी उसको मिल जाता है। ये आ गया। फिर होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नाम से कि सेल्फ होता है खुद। सो ऑपरेटिंग ऑन बिजनेस, ये अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब काम करते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंटली। मैनेजिंग फाइनेंसिस, फाइनेंस होता है पूरी मैनेज करते हैं, एंड ऑपरेशन जो भी उनके फाइनेंसिस होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, वो खुद मैनेज किया जाता है, किसी अंडर काम नहीं करता है। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? फ्रीलांसर। फ्रीलांसर आपको पता हो क्या होता है? मतलब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब मुझे क्या है, वीडियो बनाने के बाद मैं रिपोर्ट करना जानता हूँ, उसको एडिट करनी पड़ेगी। एडिटिंग करने के मैंने किससे बात की, उसने बोला कि सर ठीक है, आप इस वीडियो को मुझे भेज दीजिए, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, भेज दूंगा। उसने बोला ठीक है, लेट्स से कि मैं 1000 रुपये लूंगा आपसे, तो हम उसको बोलेंगे फ्रीलांसर, जो फ्रीलांसर काम करते हैं। ठीक है, इंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं जो स्टार्टअप में काम करते हैं, वो बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो अपने कंप्लीट खोल बैठे हैं। स्मॉल बिजनेस और कॉर्नर। यहाँ तो कौन क्लियर है? अब हम जो बात करते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट दो कैटेगरी है, 1 और 2। ऐसे ही इसके अंदर 1 और 2 दो कैटेगरी, दोनों क्या है दिखाता हूँ। एक आती है इसमें एट वर्क कैटेगरी और दूसरा होता है विद जॉब बट नॉट एट वर्क। नाम से क्लियर है, जो काम पर अवेलेबल है, मतलब इंडिविजुअल्स एक्टिवली परफॉर्म वर्क। जो इंडिविजुअल्स काम को एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बदले उनको वेजेस मिल रही है और सैलरी मिल रही है ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड। मतलब जो भी 7 दिन के काम दे रहे हैं, नहीं भी काम दे रहे हैं, वो चीज हो गया। उन्हें कैश में किस तरह के बेनिफिट उसको मिलता है, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। एक ऑफिस वर्कर है जो 40 घंटे काम करता है वीक में और घंटे लीव में काम करता है, तो हम उसको बोलेंगे एट पॉकेट टॉक होगा। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन रटनी नहीं, समझने की। फिर आता है विद जॉब बट नॉट एंड वर्क। ये जॉब पे तो है पर काम पे नहीं है, मतलब वर्कर्स विद फॉर्मल जॉब अटैचमेंट, इनकी जॉब तो लगी हुई है बट टेम्पररी एब्सेंट है ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड। जब भी आप देख रहे हैं, मतलब अगर अपने 7 दिन का देख रहे हैं, महीने का देख रहे हैं, तो एब्सेंट। एग्जाम्पल ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर ऑन टेम्परेरी। मतलब मान लीजिए कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, लेकिन वो अपने घर से घर वालों के पास गया मिलने के लिए, छुट्टी ले ली 1 महीने की, 7 दिन 10 दिन की। या फिर मान लीजिए उसको एग्रीकल्चर में काम करना है, उसको कुछ अपने जो सीड्स वगैरह बोने हैं, तो उसके लिए छुट्टी लेकर जा रहे हैं, हम उसको बोलेंगे कि विद जॉब बट नॉट वर्क, काम पे नहीं है, जॉब पे तो है। ठीक है, मेंटेनिंग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बाइस विद कम। ठीक है, यहाँ तक। अगेन, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था उसके अंदर दो कैटेगरी होती है, एट वर्क एंड विद एंटरप्राइज बट नॉट एट वर्क। सेम चीज है, इसको आप पलटेंगे सेम आ जाए, इसमें कुछ अलग नहीं है, सेम ही कह दो। ये है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो इंडियन लेबर है, उसको डिफाइन किया गया है तीन कैटेगरीज में। पहले तो हम नॉर्मली है लेबर सैलरी या फिर वेज एम्प्लॉयज, ये दोनों पढ़ाई अभी होते पहले। दूसरा है क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये मैंने पढ़ा हुआ है। जब किसी कैटेगरी में जाती है कैजुअल वेज लेबर्स। इसको बताने के लिए फोकस मैं तो कहूँ कि रेगुलर सैलरी वेज इक्वल्स कौन से होते हैं? फुल टाइम और पार्ट टाइम। फुल टाइम काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं वर्कर्स इन अदर एंटरप्राइजेस रिसीविंग रेगुलर सैलरी, जो उनको रेगुलर सैलरी में मिलते हैं और वेजेस मिलते हैं। ठीक है,
सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? इंडिविजुअल रनिंग देयर ओन एंटरप्राइजेस, जो अपना खुद का एंटरप्राइज चला रहे हैं इंडिपेंडेंटली विद अपने आप अकेले चला रहे हैं या फिर कुछ पार्टनर के साथ मिलकर काम करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने एक अपना स्टार्टअप करा है, 3 लोगों ने मिलकर हमने काम किया है, तो उसको बोलेंगे इन लोग इन फ्यू पार्टनर्स मैनेजिंग देयर ओन बिजनेस ऑपरेशंस। तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है कैजुअल वेज लेबर्स। इसमें क्या होता है? वर्कर्स कैजुअली एंगेजिंग इन अदर्स एंटरप्राइजेस। इसमें जो वर्कर्स होते हैं कैजुअली काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे, कैजुअली काम कर रहे हैं किसी और के एंटरप्राइजेस में, और उनको इनके बदले क्या मिल रहा है? वेजेस मिल रही है। अब वो डेली मिल सकती है, पीरियडिकली मिल सकती है, डिपेंड करता है किस तरह से। इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए, अब अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। लाइक मुझे यहाँ से अपना शिफ्ट करना था। लाइक मैं जहाँ पर था इस जगह से मैं शिफ्ट करना चाहता। तो मैंने क्या किया कि मुझे सामान उठाने के लिए क्या करना था, मैं सिंपल 4 में लेबर से बात करी, उनको मैंने 800 रुपये दिए पर लेबर, तो मैंने 3,200 रुपये उनको दिए। उनको बोला गया भाई ये काम है, इसे काम करना है, इसे पैक करना है, शिफ्ट करना है और मजा का वो उतार के ले जाना करना पड़ेगा। उन लोगों बोले ठीक है, तो हम उसको काउंट करेंगे वेज बस, कैजुअल वेज लेबर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे साफ सफाई करने के लिए को मेड चाहिए, मैंने उनसे बात करी कि आई विल पे 5,000 रुपीज, आपको महीने में ये काम करना पड़ेगा। तो ठीक है। मान लीजिए मुझे कुक चाहिए था, तो मैंने बात करी कि आप मेरे लिए खाना बना देंगे सुबह और शाम के लिए, तो मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। तो ये सारे सारे जो जो वर्कर्स होते हैं वो आते हैं आपके कैजुअल वेज लेबर पे काम। ठीक है। हाँ, तो 300 ले जा रहा हूँ, 700 ले जा रहा हूँ मैं, आई थिंक ठीक आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ टाइम ना आ गया। देखो एक चीज क्लियर होती है, तो ये तो होगी फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी बिजनेस कहती है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो भी बात करते हैं यहाँ पर भी 3 कैटेगरी आती है, ये इंपॉर्टेंट है, 1, 2 और इन तीनों कैटेगरी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ। पहली ही है एम्प्लॉयर्स, दूसरी आती है हेल्पर्स इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस, और थर्ड आती है ऑन अकाउंट वर्कर्स। एम्प्लॉयर्स का मतलब क्या है? अब ऐसा समझ लीजिए कि बहुत बड़ी कंपनी है मेरी, जहाँ पर मैंने 50 लोगों को हायर किया हुआ है, तो ये उसमें काउंट हो जाएगा, मतलब मैं किसको एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ। सो बिजनेस ओनर्स, ऐसे बिजनेस ओनर्स वो हायर लेबर, जो लेबर को हायर करते हैं टू रन देयर एंटरप्राइजेस इफेक्टिवली। मुझे पता है कि मान लीजिए मैंने कोचिंग सेंटर खोला हुआ है और वहाँ पर मुझे 10 टीचर चाहिए होंगे, 10 स्टाफ मेंबर चाहिए होंगे, सारा काम खुद नहीं कर सकता हूँ मैं, तो हम उसको काउंट करेंगे फिर एम्प्लॉयर्स में। केस हमारे अकाउंट नाम कर दीजिए, ये कोई भी बड़े एंटरप्राइज का नाम देखेंगे सब उसमें काउंट हो जाएंगे। ठीक है। सो बिजनेस टाइप ऑफ मैनेजिंग और द conglomerates विद मल्टीपल एम्प्लॉयर्स, ये आ जाता है एम्प्लॉयर्स कैटेगरी। दूसरा क्या होता है? हेल्पर्स इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस। नाम से क्लियर है, बताने की जरूरत ही नहीं। द फैमिली मेंबर्स वर्किंग इन स्मॉल फॉर्म स्केल फैक्ट्रीज में, मान लीजिए प्रिंट आउट की शॉप मैंने खोल दी है या मेरी डिपार्टमेंट स्टोर है, तो मेरी फैमिली मेंबर्स काम करते हैं, तो ये आ जाएगा। तीसरा क्या होता है? ऑन अकाउंट वर्कर्स, ये किसी काम नहीं करते, खुद ही अपना काम करते हैं। मान लीजिए आपकी गली के बाहर कुछ चाय बनाने वाला है, तो हम उसको बोलेंगे ऑन अकाउंट वर्कर्स में, वो प्रयास करता है उसको काम लोग करते हैं। सो इंडिपेंडेंटली आप ऑपरेशन ऑपरेटर मैनेजिंग इंटरप्राइजेस विदाउट हायरिंग एडिशनल लेबर, इसमें हायर नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया एग्जाम्पल, नेबरहुड ट्रेलर रनिंग इंडिपेंडेंटली स्विंग बिजनेस। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्या है, पहले तो चीज समझ लीजिए कि जो वर्कर्स के जो सर्वे करता है, कौन करता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस पुलिस लाइन ये याद करिए। NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यही पूरा सर्वे करता है, जो भी लेबर फोर्स है नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट जो भी काउंट होता है सब ये काउंट करता है। किस मिनिस्ट्री के अंदर काउंट होता है? यहाँ का मोस्टली के अंदर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है, पकाना चाहिए। इसमें क्या आता है? यूजल स्टेटस आता है पहले। यूजल स्टेटस का मतलब क्या होता है कि जो नेशनल पर सर्वे बताता है यूजल स्टेटस कितना है। इसका मतलब सिंपल है कि पिछले 1 साल में कितने लोग काम कर रहे थे, या फिर कितने लोग काम कर रहे थे, या फिर कितने लोग एक्टिवली काम को ढूंढ रहे थे, भले वो जॉब ना मिली हो, बट दे वर सर्चिंग फॉर दैट वर्क, तो हम उसको बोलेंगे यूजल स्टेटस। ठीक है। सो वर्किंग, काम करने वाले या फिर काम को ढूंढने वाले, फॉर मेजोरिटी ऑफ 360 डेज, जब सर्वे किया कितने साल। ठीक है। फिर करंट वीक स्टेटस क्या होता है? जैसे 7 दिन की बात करें, बताऊंगा डिलीट ऑन वर्क्स को। एक्टिव स्टेटस जो 7 डेज, 7 दिन का मतलब इसमें ये है कि अगर 1 आवर इन लास्ट 7 डेज, क्या बताऊंगा अभी ब्रेक पर। फिर आता करंट डेली स्टेटस, एक्टिवली स्टेटस फॉर ईच डेट फॉर रेफरेंस डी। तो भाई डेली स्टेटस का मतलब इतना है कि लोग डेली काम कर रहे हैं। ठीक है। फुल डे का मतलब होता है 4 घंटे से ज्यादा, और हाफ डे का मतलब होता है 4 घंटे से कम। बात बात बात। अच्छा पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो यूजुअल स्टेटस है इसको 2 कैटेगरी आती है, प्रिंसिपल और सबसे। ठीक है। यूजुअल स्टेटस का मतलब जैसे 365 दिन में
जो काम कर रहे थे, ये काम को सर्च कर रहे थे। उसमें 2 कैटेगरी आती है, प्रिंसिपल और सब्सिडी स्टेटस यहाँ पर, ठीक है? तो ये आ गया प्रिंसिपल स्टेटस और दूसरा आ गया सब्सिडी स्टेटस। प्रिंसिपल स्टेटस का मतलब क्या है? द एक्टिविटी अकाउंटिंग फॉर द मेजॉरिटी ऑफ अ पर्सन्स टाइम ओवर द ईयर। मतलब पिछले 1 साल में जिसने काम किया, उसने मेजॉरिटी ऑफ काम कहाँ पर किया? हम उसको बोलेंगे प्रिंसिपल स्टेटस में। ऐसा मान लीजिए, अच्छा प्रिंसिपल स्टेटस में आया, फिर आता सब्सिडी स्टेटस। इसका मतलब क्या होता है? जो प्रिंसिपल स्टेटस के अलग हटके जो काम किया, उसको बोलेंगे वो सब्सिडी स्टेटस है। एक ऐसा मान लीजिए कि एक लेबर है जो कंस्ट्रक्शन पर काम करता है। वो क्या काम करता है, 12 महीने में से 8 महीने वो कंस्ट्रक्शन में काम करता है और 4 महीने वो गाँव में जाता है अपने और वो खेती-बाड़ी या एग्रीकल्चर में काम करता है। तो जो उसका 8 महीने का काम जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल स्टेटस में, और 4 घंटे का जो 4 महीने काम होगा वो रहेगा सब्सिडी स्टेटस में। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, और टीचर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द ईयर इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। एक टीचर है जो ज़्यादातर टाइम अपना क्लासरूम पढ़ाता है, तो उसका क्या होगा, प्रिंसिपल स्टेटस ये आ गया। सब्सिडी स्टेटस में क्या काउंट होगा, मान लीजिए 2 दिन में छुट्टी मिली है, ट्यूशन दे दिया उसने, या फिर कोई दुकान खोल ली है, अपन मतलब जो भी है, जैसे द सेम टीचर वर्किंग पार्ट टाइम एट वर्क स्टोर ड्यूरिंग समर वेकेशन। वो अपना पार्ट टाइम काम कर रहा है किसी के साथ ही, वो उसमें, ठीक है? ये। फिर आते हैं करंट स्टेटस क्लासिफिकेशन में। हमने बात की थी करंट वीकली स्टेटस और हम डिस्कस की थी करंट डेली स्टेटस। समझते क्या है? देखिए वीकली शेड्यूल का मतलब क्या है, कंसीडर समवन, उसे काउंट किया जाएगा वर्कर है इफ इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 1 आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। मतलब पिछले 7 दिन में 1 घंटा, 1 आवर एटलीस्ट। और यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, इट इज नॉट अबाउट द डेली। वो डेली बात नहीं कर रहा है, 1 घंटे डेली काम कर रहा है, वो ये कह रहा है कि पिछले 7 दिन में अगर तुमने 1 घंटे भी काम किया है ना, तो तुम्हारा अकाउंट मेरी स्टेटस में होगा। डेली की बात नहीं कर रहा है, 1 घंटा कम से कम पूरा 7 दिन में, पिछले 7 दिन में अगर आपने 1 घंटा भी काम किया है, तो करंट वीकली स्टेटस में काउंट हो जाएगा। फिर वो डेली करंट डेली स्टेटस में क्या काउंट होता है? सो पर्सन एम्प्लॉयड इन फुल डे इफ वर्किंग 4 से ज़्यादा घंटे ड्यूरिंग रेफरेंस पीरियड। सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर आपने पूरे दिन 4 घंटे से ज़्यादा काम किया है, तो फुल डे काउंट होगा, और अगर 4 घंटे से कम काम किया है, तो पार्ट हाफ डे काउंट। उसको बोले करंट डेली स्टेटस। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाना कि 7 डेज में 1 घंटा डेली का है, या फिर पूरे 7 दिन में 1 घंटे का। यहाँ पर डेली में 4 घंटे का ऊपर होना चाहिए फुल डे के लिए, और यहाँ पर आपको 7 दिन से भी घंटा ही करना है, ठीक है? अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक आता है अनऑर्गेनाइज। वैसे आप जानते ही होंगे, पाइथन। देखिए इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट सिस्टम होता है कि इतनी सैलरी मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, वो होते हैं, हवा होती है, और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट आपको दिया होगा। पेंशन हो गई आपकी, इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीज़ आपको हम। इसमें समझने वाली बात ये है कि इंडिया की जो, अगर मान लीजिए इंडिया में 100 लोग काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स में काउंट होते हैं, सिर्फ 10 लोग ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और 90% जो जिंदा है वो आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट होता है। और जो 10% में बताया ना, 10% भी मेजोरिटी होता है वर्कर्स, दे आर इम्पोर्टेंट पब्लिक, टू थर्ड प्लस 66% जो है, 10 में से 6.5 जो लोग होंगे। मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन 100 है इंडिया वर्कर्स की, 10 चले जाएंगे आपके ऑर्गेनाइज में, और 90 चले जाएंगे अनऑर्गेनाइज में, और 10 में से जो हम बात कर रहे हैं 6.5 ये होंगे पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर, और बाकी जो 3 बच्चे हैं प्राइवेट कंपनी। ये बेसिक चीज, ठीक है? एग्जाम्पल है इंजीनियर्स एट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगा। अब आती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या होता है भाई? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है इनफॉर्मल यूनिट ऑपरेटिंग विद मिनिमल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ खास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सीईओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर मैनेजर कौन है, कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। लिटिल डिवीजन बिटवीन द लेबर्स एंड द कैपिटल। कोई ऐसा नहीं है कि डिवीजन ऑफ वर्कर्स नहीं है। और टिपिकली स्मॉल स्केल ऑपरेशंस होते हैं। इसमें क्या कैसी होती है, इसमें एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नहीं होती है, हायर एंड फायर सिस्टम डाउन करता है, मन करा उठा लिया, मन करा फायर कर दिया, सिंपल। एंड नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं हो, ठीक है? जैसे कोई मान लीजिए एक चाय की दुकान है, या फिर मान लीजिए सिंपल है कि एक स्ट्रीट वेंडर सेलिंग हैंडमेड क्राफ्ट, ये एग्जाम्पल। अब कैसे लेकर देकर बात करते हैं, थोड़ा सा ये क्या है कि इसमें क्या रखा गया है कि लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी लॉट यहाँ पर है, और रेगुलर जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। काम मिला, काम पड़ा तो हायर कर लिया, काम नहीं होगा तो बाहर, सिंपल समझ गया। इसमें ज़्यादातर जो काम होता है एग्रीकल्चर में काम करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या होता है, एग्रीकल्चर। उसके बाद आते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा आते हैं सर्विसेज, ठीक है? ये चीज़ सारे काम। गवर्नमेंट छोड़ दिया, अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि हमने बताया कि पेंशन स्कीम को इंश्योरेंस स्कीम नहीं मिलती, तो गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई। नाम से क्लियर, राष्ट्रीय का मतलब नेशनल,
स्वास्थ्य का मतलब हो गया इंश्योरेंस, स्वास्थ्य का मतलब हो गया हेल्थ, और बीमा का मतलब हो गया इंश्योरेंस एंड यूज। नाम से क्लियर है। एक बिल पास किया गया था, सो ये था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी, दोनों से बच। अगर आप बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन लेबर क्या है, सो इंडिया वास्ट लेबर फोर्स एग्जीक्यूटिव यूनिट डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे रिलीजन देखने को मिलती है, कास्ट ऑफ इंडिया देखने को मिलती है, जेंडर्स हो गया, मेल फीमेल, कल्चर देखने को मिलता है, एजुकेशन लेवल देखने को मिलता है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अनपढ़ लोग हैं, को अनस्किल्ड, और जोकफुल एरियाज में आपको कुछ लोग साउथ साथ देंगे, नॉर्थ साथ देंगे, नॉर्थ ईस्ट। सो दिस स्टैटिस्टिक्स सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ओवरऑल रिफॉर्म डेवलपमेंट। सोशल एंड कल्चरल लेबर कैटेगरी बात करें, कास्ट सिस्टम इम्पैक्ट आप लोग जानते हैं कि कास्ट सिस्टम आज एग्जिस्ट करता है। सो डीप रूटेड कास्ट डिवीजन हिस्टोरिकली माइंड ऑक्यूपेशन, लाइक ब्राह्मण्स है तो ब्राह्मण क्षत्रियास एंड वैश्यास एंड शूद्रास, ये फोर वर्णन सिस्टम था। तो जो ब्राह्मण्स हैं वो जात पे काम करते हैं डीजीएस में या फिर एजुकेशन सेक्टर में, क्षत्रियास जो होते हैं वॉरफेयर में काम करते थे, वैश्यास होते ट्रेडिशन जो ट्रेडिंग में काम करते थे, और जो शूद्रास भी पैनल पर्पस में काम करते। सो लिमिटेड ऑपरेशन मोबिलिटी परसेस आज भी हमें देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए जो स्कैवेंजर्स होते हैं, जो साफ सफाई करते हैं, ज़्यादातर आपको शुद्रास ही देखने को मिलेंगे। तो ये बात होता है। रिजर्वेशन पॉलिसीज की बात करें, सो गवर्नमेंट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी थ्रू रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसीज इन एजुकेशन रिक्वायरमेंट। अभी वाली बात आ सकती है कि रिजर्वेशन का क्या फायदा क्या नहीं है, लेकिन ये देखा जाएगा तो गवर्नमेंट रिजर्वेशन के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। जो दलित्स हैं, ओबीसीज हैं, एससी एसटीज हैं, क्योंकि उनको कभी मौका मिल ही नहीं पाया है, तो एक लेवल प्ले ग्राउंड लाने के लिए और टीचर आएगी यहाँ पर रिजर्वेशन तो उनको सेम लाइन में लाने की कोशिश करनी होगा। फिर आता है एजुकेशन लेवल में, यस बहुत सारी चीज़ें हैं। आज ही बात करें लो लिटरेसी लेवल जो रेट है, खासकर वर्कर्स में जो बड़े चैलेंज है, challenges the working workforce. Strong correlated exists between education level and regular employment opportunity across the sectors. ये देखा गया है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा या फिर ज़्यादातर कैजुअल वर्क में काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ओवर सेक्टर में काम करना है तो वहाँ पर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एजुकेशन ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर एजुकेटेड है तो आपको ओवर सेक्टर में जॉब मिल। जेंडर एंड माइग्रेशन डायनामिक्स की बात करें, सो जेंडर एस्पेक्ट क्या है, सो वुमेन्स लेबर पार्टिसिपेशन रिमेन्स लो विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। तो देखा जाता है तो वुमेन आज के टाइम में भी ज़्यादा काम नहीं करती इन टर्म्स ऑफ द मेल काउंटर पार्ट। सो मूवमेंट टुवर्ड्स कैजुअलाइजेशन ऑफ द लेबर, रेफरेंस ऑफ पार्ट टाइम और पीस रेट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि वुमेन सारी पसंद करती है पार्ट टाइम मिल जाए, घर बैठे काम कर ले, या कोई प्रोडक्ट वैसा काम मिल जाए कि भाई अगर जैसे मान लीजिए पैकेजिंग करनी है कि बस पैकेजिंग कर देंगे तो हम 100 मिल जाएंगे, इस तरह काम पसंद है। लिमिटेड ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेशन, को ट्रेड यूनियन पर कुछ ऐसा बहुत ही काम है जो वुमेन्स वो करते हैं, खास छोटे लेवल पर तो काम है ही नहीं। फिर होता है ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेगुलर फीमेल एम्प्लॉयमेंट, और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है धीमे धीमे तो बढ़ रहा है, बट इतना ज़्यादा नहीं है। माइग्रेशन पैटर्न पर बात करें, सो वाइड स्प्रेड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एंड प्रोफेशनल मोबिलिटी टू आईटी सेक्टर एंड इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर। तेरी बड़े टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली क्या होता है, माइग्रेशन कैसे काम करती है या भाई। चाइल्ड लेबर का बात कर लेते हैं, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस क्या हैं। देखिए चाइल्ड लेबर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, रूट कॉज क्या है, सबसे बड़ी आती है पॉवर्टी, गरीबी है। अगर पैसे की जरूरत ही नहीं होगी तो चाइल्ड क्यों काम करेगा, इसलिए काम कराता है ना, पैसे मिल जाए। तो पॉवर्टी है और आता है कि बॉर्निंग नेसेसिटी है, क्योंकि भाई इनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो उन्हें काम काम करना पड़ेगा ही। आपने कभी देखा होगा चाय पीने के लिए जाते हैं, खाना के लिए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं वहाँ पर, क्यों काम कर रहे हैं, मजा है ना आपको, उनकी जरूरत है। दूसरा ये तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा आता है इलिटरेसी एंड लिमिटेड एजुकेशन एक्सेस। भाई पढ़ाई लिखाई को पता नहीं है और ना भी पेरेंट्स को तो भी पता है, तो इलिटरेट है और एजुकेशन जो एक्सेस है बहुत ही कम है भी उस लेवल का नहीं है। मतलब सिंपल है, जाकर देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में वो कैसे पढ़ाई होती है। लार्ज फैमिली साइज एंड माइग्रेशन चैलेंजेस, फैमिली साइज बहुत बड़ा है उनका, एक ही परिवार में 5-6 बच्चे हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है, अब क्या करें, सारे खाने पिलाने कैसे खिलाएंगे। और जो माइग्रेशन चैलेंजेस भी आपको दिख देते हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या था, नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1987 गवर्नमेंट ने ये चलाई कि बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1987 आई थी, एम्स टू एरेडिकेट चाइल्ड लेबर एंड प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव मेजर। तो ये पॉलिसी क्यों बनाई गई थी कि चाइल्ड लेबर से बच्चों को निकाला जा सके और किसी तरह एक्सप्लॉयटेशन के साथ ना हो, उससे बचाया जा सके। और कैसे काम करना था, कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स लिए जाने। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। कुछ सीखने को मिला होगा तो मुझे बताइएगा जरूर। मैं इस वीडियो को दूसरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव में कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था मोबाइल फोन से। वीडियो सेव ही नहीं हुई, मतलब मेमोरी नहीं बची हुई थी, पूरे खराब हो गई है, फिर डिलीट किया मैंने। एफर्ट लगते हैं पीपीटी बनाने में, फिर वो उसको रिकॉर्ड करने में, एडिटिंग करने में। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल मेरा बिल्कुल नया सा है, अगर आपको सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए। ठीक है।